आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में सतीश महाना ने निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया। योगी और अखिलेश यादव ने महाना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दी। आपको बता दें कि महाना को पहले ही निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया था। उनके नामांकन में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, राजा भैया एवं अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि सपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। सभी राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जमा करने की समय सीमा सोमवार दोपहर 2 बजे समाप्त हो गई। निर्धारित समय सीमा तक सिर्फ महाना का नामांकन पत्र ही प्रमुख सचिव विधानसभा के कार्यालय में जमा हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाए। 1991 से 2022 तक लगातार 8 बार के विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से उनके समर्थकों में निराशा थी। आपको बता दें कि कानपुर से मंत्रिमंडल में किसी चेहरे को जगह नहीं मिलने से शहरवासियों में नाराजगी भी है। इसकी भरपाई के लिए भी भाजपा ने यह निर्णय लिया है। महाना और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन महाना को जब इसके लिए नहीं बुलाया गया तो वह और उनके समर्थक मायूस हो गए। चर्चा का विषय यह भी था कि महाना भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल से मिले। इसके बाद वह वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना से भी मिलने पहुंचे थे। महाना का भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का दौर चलता रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित करने का सिग्नल मिल चुका है। उसी के परिणाम स्वरूप आज उन्हें निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद महाना को महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया गया। सेफ गेम खेलने वाले सतीश महाना ने महाराजपुर विधानसभा को चुना और यहां से भी लगातार जीत दर्ज की। महाना जी के बारे में बता दूं कि पिछले 8 बार से लगातार, चाहे वो विषम परिस्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा विधायक चुन के आते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने 2017 से 22 तक मंत्री रहे। अब इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। महाना जी, आपको नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत बधाई। के न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीति के उच्च शिखर पे पहुंचने पर कैसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेवारी वाला पद होता है और जिम्मेवारी के साथ उसका निर्वहन करना और कठिन होता है और उसको निर्वहन करना चाहिए। इस विश्वास के साथ काम करूंगा कि जिन मर्यादाओं को पालन करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो पहले रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीख कर, उनके अनुसरण करके, उनके द्वारा जो अच्छी परिपाटी तय कर गई है उसका पालन करके सभी के हित की बात। मैं ऐसा समझता हूं कि जितने लोग भी विधानसभा में चुन कर आते हैं, सभी माननीय विधायकों का लक्ष्य केवल एक ही होता है कि अपने क्षेत्र का विकास और प्रदेश का हित। तो उनके क्षेत्र के विकास में उनको विधानसभा के पटल के माध्यम से, विधानसभा के विधान मंडप के माध्यम से, सत्र के माध्यम से उनके क्षेत्र का क्या लाभ हो सकता है, ये प्रत्येक विधायक की चिंता करना मेरा दायित्व है और मैं उसको करूँगा। पिछली लगातार 8 बार से विधायक चुन के आ रहे हैं आप विधानसभा में। ऐसा क्या है सतीश महाना में कि कानपुर की जनता लगातार इनको विधानसभा भेज रही है? इसका जवाब तो मेरी जनता देगी, वही बार बार मुझे क्यों भेज रहे हैं। ये मेरे क्षेत्र की जनता का विश्वास है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब आदमी घर से वोट डालने के लिए निकलता है तो उसके मन के अंतर्गत कुछ विचार होते हैं। जिस पार्टी के लिए वोट डालता है पहले नंबर पर वो होती है उसकी विचारधारा, उसका नेतृत्व, उसकी कार्यशैली, उसकी नीतियाँ, और दूसरे नंबर पर जिस व्यक्ति के लिए वोट डालने जाते हैं वो होता है। तो ये जिस समय दोनों चीज़ें मिलती हैं, उस विश्वास के ऊपर जब वो खरे उतरते हैं तब वो जाकर मशीन का बटन दबाता है। तो मेरे सौभाग्य की बात है कि जनता मुझसे जो अपेक्षा करती है, जो सोच कर मुझे वोट देती है, मैं जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करना ही मेरा स्वभाव है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये नहीं कहता कि जो मैं कहूँगा आपके लिए वो करूँगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता ये कहता जो आप मेरे को कहेंगे मैं वो करूँगा। तो जिसमें जनता के कहे के अनुसार मुझे काम करना है तो स्वाभाविक रूप से जनता का स्नेह, प्यार और विश्वास मिलता है। इसी कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 8 बार लगातार विधानसभा में उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए अवसर दिया। सर, 8 बार से विधायक बन रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी होगी आपको। आपके पास पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य बनाकर विधानसभा को चलाने का। उसको चलाएंगे। विधानसभा का जब सत्र होगा तो सबके साथ बातचीत करके, सबके साथ समन्वय करके एक अच्छे वातावरण के अंतर्गत विधानसभा चले, ऐसी मेरी इच्छा और ऐसा समर्थन और सहयोग मुझे लगता है कि मुझे वो सभी पक्षों से मिलेगा। मुझे
इस बार हंगामा होने का आसार ज्यादा रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी 152 विधायक हैं। मुझे लगता है कि हंगामे से कोई चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकल सकता। लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से निष्कर्ष है, डिबेट के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, और वो सारी की सारी बातें सबको समझनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कहना कि वो हंगामा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो डिबेट करेंगे तो सरकार में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलाकर सरकारें बनती हैं। तो सरकार का काम है जनता का काम करना, और उसमें यदि कोई कमी है तो विपक्ष का काम है उसको इंगित करना। उसको इंगित करेंगे तो उसको सुधार होगा। मुझे लगता नहीं है कि वो इस प्रकार का कोई आचरण व्यवहार करेंगे जिससे विधानसभा की कार्रवाई बाधित हो। अपनी बात प्रभावी ढंग से हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है और वो सबको है। एक बार सर आपको फिर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कि विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर हाउस को चलाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश योगी सरकार 2.0 में सतरंगी मंत्रिमंडल को बनाने का मुख्य आशय जातीय समीकरण को साधना है। योगी सरकार 2.0 की 52 सदस्यीय टीम का जातीय समीकरण आगामी 2024 में जीत हासिल करने में मदद करने के लिए किया गया है। भाजपा ने इससे समाजवादी पार्टी के गैर यादव ओबीसी और मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी की नई लाइनअप में जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी और निषाद सहित ओबीसी समुदायों के 19 मंत्री शामिल हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि माना जा रहा है कि यूपी की नई कैबिनेट के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है। लगातार 2 बार मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे कि साल 2024 के चुनाव में उसे जातीय समीकरण पर कोई असर पड़े। युवाओं को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आगामी लोकसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का विश्वास जताया। संकल्प पत्र के वादे हैं, हर उस वादे को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की भी पूर्ति करना, यज्ञ में आहुति डालते रहना और उसका जो लाभ पाने वाले लाभार्थी हैं उन तक बिना किसी अड़चन को उन तक वह लाभ पहुंचाते रहना, यह भी करने में कोई कमी नहीं है। आपने कहा 75 पार 2024 में। निश्चित तौर से अब 2022 का चुनाव हो गया, अब 2024 का चुनाव होना है और हमें पूरा विश्वास है इस बार 75 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली। पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की जगह ब्राह्मण समुदाय के एक अन्य सदस्य ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपर कास्ट का ध्यान रखा है। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सिराथू से हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के रूप में बरकरार रख पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। वहीं बीजेपी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मायावती की जाति के
पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण सहित 8 दलित मंत्रियों को नियुक्त करके मायावती के बेस वोट पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी सरकार 2.0 में बलिया जिले के निवासी दानिश आजाद अंसारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम चेहरे के रूप में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बतौर राज्य मंत्री शामिल किए गए दानिश आजाद अंसारी ने दावा किया है कि मुस्लिम समाज में बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति निरंतर प्यार बढ़ रहा है। सीएम योगी की अगुवाई वाली पिछली बीजेपी सरकार में मोहसिन रजा को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार उनकी छुट्टी कर दी गई। उनकी जगह दानिश को बतौर मुस्लिम चेहरा शामिल किया गया। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का विजन आगे बढ़ रहा है और बीजेपी के प्रति मुस्लिम समाज का मतदान व झुकाव भी लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा के पिछले 2019 के चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 चुनाव से भी यह स्पष्ट है। अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज में विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस का भ्रमजाल अब टूट रहा है। उन्होंने कहा, सपा, बसपा व कांग्रेस मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक समझती थी, लेकिन मुस्लिम समाज अब यह समझ चुका है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा से ही उन्हें ठगा है और उनका वास्तविक विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। अंसारी कहते हैं कि मोदी जी ने देश के सभी वर्ग के लोगों को एक धागे में पिरो दिया है और इस धागे की सुंदर माला से हमारा देश अब और खूबसूरत हो गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है और देश के सभी युवाओं व मुस्लिम समाज को इस सपने को पूरा करने में महती भूमिका निभानी है। उत्तर प्रदेश में भारी सियासी उलटफेर के चलते बसपा की सभी इकाइयों को भंग करने का बसपा सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। आपको बता दें कि चुनावों में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पहली बार हार पर मंथन किया। इस बैठक में करीब 1500 कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि बसपा को 2022 के चुनाव में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। मायावती ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो जनता में फैले इस अफवाह को दूर करें कि पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गुड्डू जमाली पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे। आपको बता दें कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव द्वारा इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं बसपा की इस बैठक में 3 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा, बलिया के रसड़ा से चुनाव जीतने वाले एकमात्र विधायक
उमाशंकर भी पहुंचे। आपको बता दें कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में प्रत्याशी, जिला इकाइयों के नेता और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है कि जब जागो तभी सवेरा। मायावती शायद सिक्के के दूसरे पहलू को ज्यादा तवज्जो देती है, तभी तो सब कुछ लूटने के बाद होश में आई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीएसपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और बीएसपी की बैठक ने जो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को जो है बुलाया गया है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज बीएसपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया गया है। और इस बैठक में कई अहम फैसले भी होने वाले, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव है, इसके साथ ही साथ में लोकसभा चुनाव के साथ में कई ऐसी चीजें हैं, मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के लगातार बीएसपी जो है अब जमीन पर उतर के काम करना चाहती है। और उसी को लेकर के आज जो है ये एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन सभी लोगों को फिलहाल यहाँ बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात करें तो मायावती सीधे मंच पे आएंगी और इस मंच से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। और जब बहन जी यहाँ पहुँच करके संबोधित करेंगी तो बहुत सी चीजें होंगी जो सामने निकल के आएंगी और अपने कोऑर्डिनेटरों को जो है वो आदेशित करते रहेंगी और बताएंगी कि आखिर किस तरीके से बीएसपी जो है अब आगे की रणनीतियां करेगी, आगे के चुनाव लड़ेगी और उसके नतीजे आखिर क्या कुछ निकल के आएंगे। कैमरामैन सुरेश के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भाजपा से मिली भगत है कि अब अपने काम के लिए एक सदस्य को पार्टी में भेज दिया है। आपको बता दें कि पहले अखिलेश यादव ने बसपा पर आरोप लगाया था, इसके बाद मायावती ने भाजपा को मदद पहुंचाने के नाम पर मुलायम सिंह यादव को ही घेर लिया। मायावती ने बिना नाम लिए अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के मामले पर हमला बोला। दोनों ही पार्टियां इस हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती दिखी। दोनों पार्टियों का दावा भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ का है। यूपी चुनाव में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि एक समय अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में केवल एक सीट मिली। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। भाजपा को इस चुनाव में 255 सीटों पर जीत मिली। सपा गठबंधन को 125 और एनडीए को 273 सीटों पर जीत मिली है। इसको लेकर अब सपा बसपा पर निशाना साध रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह यादव को भी घेर लिया है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी से बसपा तो नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव मिले हुए हैं। मुलायम सिंह ने भाजपा के पिछले शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को आशीर्वाद भी दिलाया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की हार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि यह भाजपा की मिलीभगत से हुआ है। मायावती इसी बयान पर हमला बोलती हुई नजर आई। मायावती ने बिना नाम लिए अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के मामले पर तंज कसते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव की भाजपा से मिलीभगत ही है कि अब अपने काम के लिए एक सदस्य को पार्टी में भेज दिया है। और खास पेशकश राजनीति में इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।